हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब बाई इंजीनियर विजय में। यहाँ पे आपको आज हम बताएंगे कि मध्यकालीन इतिहास में बात कर रहे हैं अकबर की। तो यहाँ पे अकबर के साम्राज्य के बारे में सारा बात करेंगे। अकबर से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जो भाई चैनल पर नए यूजर जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, हमारी सारी नई वीडियो आपको पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे अकबर के सेक्शन की बात करेंगे। अकबर के सेक्शन में देखेंगे, अकबर के साम्राज्य से पहले हमने देखा कि बाबर का कार्यकाल, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हुमायूं का, इसके बाद बीच में गैप आया जहाँ पे सूर साम्राज्य का स्थापना हुआ हुमायूं के निष्कासन के बाद दिल्ली से। इसके बाद वहाँ से इनका फिर से हुमायूं का मतलब सरहिंद के युद्ध के बाद से आपका फिर से स्टार्ट हुआ मुगल साम्राज्य। और यहाँ पे इस दशा में अकबर जो आने वाले शासक के रूप में उभरे और एक अच्छा शासन व्यवस्था स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखेंगे अकबर के बारे में, जैसा इनका शासनकाल क्या रहा, 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल, टोटल लगभग 50 साल का ये जो शासनकाल रहा, काफ़ी अच्छा शासनकाल रहा पूरे मुगल काल में। अच्छा और एक स्वर्णिम बोल सकते हैं शासनकाल रहा मुगल काल। और यहाँ पे काफ़ी अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इसमें काफ़ी सारी प्रथाओं पर रोक लगाई और काफ़ी सारे नियमों में चेंजेस किए। तो यहाँ पे अकबर के बारे में देखते हैं। पहले अकबर के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इनके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। परिचय से समझ में आएगा हर एक बिंदु का, अच्छे से आपको समझ में आएगा हर एक बिंदु। तो परिचय में देखते हैं भैया, इनका जन्म क्या हुआ था, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो परिचय में आप देखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। इससे पहले की वीडियो में हमने हुमायूं के टॉपिक में बताया था कि 1541 में जो है ना भैया, जब 1540 में आपके शेरशाह सूरी द्वारा युद्ध में, चौसा के युद्ध में, इसके बाद बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, तब इनको निष्कासित होना पड़ा और इधर उधर जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो उसी दौरान इन्होंने अपने जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे उनकी पुत्री से शादी की, जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के मतलब वंश से, मतलब उनके गर्भ से ये जो हुए, ये क्या अकबर का जन्म हुआ। अब अकबर की बात कर रहे हैं तो अकबर की माता का नाम हो गया, पिता का नाम आप समझ लिए, पहली क्लास में हुमायूं बताया था, सारा कुछ हो गया। और कहाँ पे हुआ, ये सारा कुछ हो गया। अब राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। तो इनका राज्याभिषेक जो पूरे मुगल काल में अगर देखते हैं तो पहला जो राज्याभिषेक था इनका 2 बार हुआ। 14 फरवरी 1556 जो आपका वैलेंटाइन डे पड़ता है, वहाँ पे 14 फरवरी 1556 को आपका पड़ा, क्योंकि इसी टाइम पे युद्ध हुआ था जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। तो यहाँ से आपको भूलेंगे नहीं, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। तो यहाँ से सारा कुछ याद हो जाएगा। और कहाँ पे हुआ, अगर ये क्वेश्चन में पूछता है यूपीएससी, जिसमें हाई लेवल की परीक्षाओं में आए थे, तो पूछता है ये उस समय कहाँ के थे, पंजाब के शासन में सूबेदार थे। तो वहाँ पे इनका जो है राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556, पंजाब कालानौर, यहाँ पे कालानौर, पंजाब के कालानौर प्रांत में यहाँ पे इनका हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री की, और या फिर अगर वजीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बाल्यावस्था उस समय थी। इनको मतलब इनको बनाया गया, ये स्वभाव से अभी छोटे थे, 14 साल के मात्र थे। आप जानते हैं 42 में इनका मतलब 42 में इनकी शादी हुई थी, तो आपका लगभग 14-15 साल इनका हुआ रहा। तो 4 साल के लिए इनको बैरम खां संरक्षक नियुक्त किया गया। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, इनकी जो तालीम हुई है, लतीफ़ ईरानी इनके गुरु का नाम है, इसको नोटिस कीजिएगा। लतीफ़ ईरानी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनको प्रदान की, और धर्म के बारे में और सारी चीज़ों को बारे, साम्राज्य के बारे में अच्छी तालीम दी। इसके बाद अगर बात करते हैं अकबर के बारे में, और सारी जानकारियाँ जहाँ हमसे ली गई हैं, हमें प्राप्त होती है, तो उसका नाम है अकबरनामा। और अकबरनामा की अगर बात करते हैं तो उसके लेखक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अकबरनामा जो इन्होंने खुद नहीं लिखा था, और जैसे आपका बाबर हो गया तो बाबर, या फिर आपका और हो गया, तो वहाँ पे अबुल फजल जो इन्होंने इनका लेखन किया था अकबरनामा। और आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आईने अकबरी। आईने अकबरी भाई, ये आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी कोई अलग किताब नहीं है, यही अकबरनामा में आपके 3rd स्टेज है।
थर्ड अध्याय जो है आईने अकबरी है, और यहाँ पे आईने अकबरी में जो अकबर के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, और अकबरनामा पूरे में सारे में आपको वहाँ उनके साम्राज्य और सारा कुछ विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यहाँ से इन बिंदुओं से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। क्वेश्चन से रिलेटिव इनका परिचय हो गया, पिता का नाम हो गया, राज्याभिषेक कब हुआ, और इनका पहले ये सूबेदार कहाँ थे, और सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद अलग टॉपिक की बात करते हैं, बैरम खान का संरक्षण। इस टॉपिक की जब बात करेंगे, संरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था थी और इनको राज्य संभालना था, तो फिर ये खुद ही अपना राज्य तो संभाल नहीं सकते थे, तो हुमायूं ने इन्हें मतलब संरक्षण के तौर पे नियुक्त किया था। तो उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान जो थे एक आपका सैनिक थे, इनके सैनिक के हेड थे, तो इनको रखा गया था और इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध को जीते थे, तो यहाँ पे इनके संरक्षण में इनको रखा गया था। अब हुआ क्या, आपने देखता है 1556 में 5 नवंबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हमने बताया था, प्रथम युद्ध के क्या बताया था, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा और इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद जब यहाँ पे नींव रखी और दूसरा युद्ध अगर आएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो यहाँ से आपको भूलिएगा नहीं, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो ये युद्ध बेसिकली अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन इसमें क्योंकि वो छोटे बाल्यावस्था थे, तो साथ में आपका जो हेड थे, जो मतलब मुगल सेना के प्रमुख थे, वो उनका नाम था बैरम खां। तो इनके संरक्षण में जो ये युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, जब आपके हुमायूं की मृत्यु हुई थी, सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद वहाँ पे फिर से मुगल सत्ता एक बार आई थी मुगलों के हाथ में, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए लगा कि फिर से ये सत्ता जा रही, क्योंकि क्या हुआ, ये अकबर जो थे आपका अभियान पे थे पंजाब के क्षेत्र में, और यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहाँ का जो आपका मुगल शासन नियुक्त किया गया था, इनको तारदी बेग को नियुक्त किया गया था। अब तारदी बेग जो थे यहाँ पे नियुक्त किए गए, यही वो वक्त था, यही वो समय था जहाँ पे हेमू द्वारा जो आदिल शाह के मतलब एक हेड होते हैं सैनिक, परेशान मतलब सैनिक के मेन हेड होते थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया दिल्ली पे। अब दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पे इनको मतलब इनकी सत्ता बचाने में काबिज नहीं रहे और ये भाग के गए पंजाब। तारदी बेग जो है पंजाब गए, पंजाब लौट के गए, वहाँ पे उनको बताया कि सर ऐसा है साहब, ऐसा है कि यहाँ पे हम लगता है कि अपनी दिल्ली को बचा नहीं पाएंगे, दिल्ली को खो देंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे तो वहाँ पे जब अकबर ने और आपका जो हो गया बैरम खान ने ये सुना कि सारा दिल्ली हमारे हाथों से निकल रहा है और ये निगेटिव बात कर रहा है, मतलब कि हमारे पक्ष में नहीं है, तो उसको तारदी बेग को वहीं बैरम खान ने मार दिया। और दोबारा प्लानिंग बनाई अकबर और बैरम खान ने कि हमें दिल्ली फतेह करना है, दिल्ली फतेह करना है। तो वहाँ से फिर सीधा एक युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो आपका 5 नवंबर 1556 को होता है। ये अकबर हेमू के बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अकबर और हेमू के बीच इनका युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अब हेमू के बारे में जान लेते थे, हेमू कौन था। हेमू तो के बारे में एक कहानी है, एक कोटेशन है, क्या है, ये एक नमक व्यापारी थे। पहले एक नमक व्यापारी थे, बाद में इनके जब इनके एक सैनिक के रूप में अब आदिल शाह के साम्राज्य में शामिल हुए, और क्योंकि आदिल शाह के सूर्यवंश से शेरशाह से रिलेटिव करते थे, तो इन्होंने दिल्ली पे फिर से शासन की स्थापना चाहिए, और इनके नेतृत्व में 22 युद्ध इन्होंने हेमू के साथ जीते थे। हेमू को अपना जो मतलब जो सैनिकों का मेन हेड बनाया, ये हेमू को बनाया, सैनिकों को मड हेमू को बनाया। और हेमू जब यहाँ पे इसके बाद अपना जो 22, क्योंकि युद्ध को जीत लिया था 22 के, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व करने की क्षमता थी, इसलिए इसने अपना नाम जो अपने उपाधि के रूप में अपने हेमू को 14वां विक्रमादित्य उपाधि खुद धारण की। ये पहले भी, इससे पहले जो मतलब और भी शासक रहे हैं उन्होंने, तो इससे पहले 13 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, और ये 14वां हिंदू शासक था। ये हेमू एक हिंदू बेसिकली शासक था, जो अंतिम शासक था, मतलब भारत में अंतिम शासक जो था
हेमू ये बेसिकली हिंदू था। ये 14वां विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं धारण की और फिर इनका सामना हुआ, अकबर और हेमू का सामना हुआ। यहाँ पे क्या हुआ इस युद्ध के बारे में जिक्र करते थे हैं अब, क्योंकि घमासान युद्ध हुआ दोनों के बाद, ये पावरफुल था, काफ़ी अनुभव था और काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। लग रहा था कि मुगल स्थापना दिल्ली से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जब हाथी पे बैठे थे, अपने हाथी पे बैठे थे हेमू और युद्ध लड़ रहे थे, उसी बीच में मुगल काल के सैनिकों ने एक योजना बनाई और उनकी आंख में निशाना साधकर एक तीर लगाया। अब उनकी आंख में लग गया। आंख में आप जानते हैं हाथी के ऊपर एक बैठने वाले जो जगह बने वहां पे हौदा बोला जाता है, उसमें गिर पड़े। अब उसमें गिर पड़े और उनकी आंखों में चोट लगा, वो घायल हो चुके थे। यहाँ पे सैनिकों को ये नहीं पता चला कि क्या हुआ, वो सोचे कि इनकी मृत्यु हो गई, ये मतलब युद्ध में मारे गए। तो सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हुई कि अब तो युद्ध हार गए, मेन हेड हमारा मारा गया, हेमू जी मारे गए। तब यहाँ पे क्या हुआ, इसी का फायदा मुगलों ने उठाया। इसी का फायदा जो है आपके अकबर और आपके बैरम खान ने उठाया, उनको बंदी बना लिया गया हेमू को। और इसी भगदड़ का फायदा उठा के और जो ये युद्ध रहा पानीपत का सेकेंड युद्ध, ये फिर से मुगल सत्ता के जीत के रूप में आई और यहाँ से दिल्ली और आगरा पे फिर से शासन स्थापित हो गया। तो एक समय जो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली और आगरा पे जो शासन है ये मतलब खत्म हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे ये पानीपत का सेकेंड युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे दिल्ली पे दोबारा शासन है और इसी के बाद अकबर ने अपना दूसरा राज्याभिषेक भी किया। तो यहाँ से और अगर इनके नाम की बात कर लेते हैं, नाम क्या अकबर की, तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम था और बचपन में अगर बात कर लेते तो इनका नाम जलाल था। तो यहाँ से सारा कुछ हो गया। और अगर बात कर लेते हैं बैरम खां की, बैरम खां यहाँ से काफ़ी पॉपुलर हुए, इनको प्रधानमंत्री और वजीर के पद पे रखा गया। और यहाँ से 1556 और 60 के बीच में बैरम खां का काफ़ी मतलब अस्तित्व रहा यहाँ से एक शासन के रूप में, क्योंकि अभी तो बालिग हुए नहीं थे अकबर। और इसके बाद वहाँ पे पूरा हेमू का मतलब जो आपका बैरम खां है इनका शासन रहा। तो इसके बारे में ये सारा कुछ हो गया। अब आगे बात करते हैं बैरम खां की, मतलब एंट्री तो हुई, आदर सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे बैरम खां की जो मृत्यु बात करते हैं, कैसे इनके शासन का अंत हुआ मतलब मुगल काल से। तो क्योंकि ये एक सिया थे तो काफ़ी जो इनके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में जो और लोग थे वो सुन्नी थे। और जो इनकी मतलब दरबार में महिलाएं होती थी इनके घराने की, आपकी हो गई महामंगा और इनके फैमिली के सारे लोग, ये इनसे जलने लगे थे, एकदम जलने लगे थे। ऐसा कि अब सारा व्यवस्था यही देखता है, ये सारा पावरफुल हो गया और एक समय ऐसा आएगा कि ये सत्ता को अपने हाथों में ले सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इनको हटाने का प्लान बनाया है। हटाने का प्लान इनका गेम लगा देते। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हटाने का, वहाँ से अकबर को यह बताया गया कि मतलब आपकी जो सत्ता है ये काबिज नहीं रह सकती, क्योंकि सारे में दखल अंदाजी जो है आपका बैरम खान दे रहा है। तो ये बात जो है महामंगा ने उनके द्वारा बढ़ी और दरबार के सभी लोगों ने उनसे नागवार गुजरे। और वहाँ से जो बैरम खां के प्रति आप जनता का और जो ये अकबर के प्रति बैरम खां का जो बीच रिश्ता था ये काफ़ी टूटता चला गया, ये दूरियां बढ़ती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि उनको कहना पड़ा, उनको भिजवाना पड़ा, क्योंकि बैरम खां उस समय किसी अभियान पे थे तो वहाँ पे भिजवाया गया यह संदेश कि आप अगर चाहते हैं मतलब आप यहाँ पे अब मतलब शासन हमारे यहाँ नहीं कर सकते, आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है। वो 3 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक कालपी आपका एमपी का क्षेत्र हो गया, एमपी का क्षेत्र का आपका सूबेदार बना दिया जाएगा, ये आप एक्सेप्ट के लिए कर लीजिए। नहीं तो आपको हमारे सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अकबर ने कहा ये नियुक्त किया जा सकता है, या फिर हज पे आप चले जाइए, मक्का के हज पे चले जाइए। तो यहाँ से जब ये उनको कहा गया तो क्योंकि वो सूबेदार का उनको पद दिया जा रहा था, उनको गुप्त विभाग का पद दिया जा रहा था, लेकिन जब वो वजीर थे, एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे और उनका जो ओहदा था काफ़ी बड़ा था, उनको एक्सेप्टेशन ये नहीं हुआ कि हम अब ये करने जाते हैं। तो उनको लगा कि हमें अब हज पे चला जाना चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो हज पे जाने लगे। हज पे जाते समय क्या हुआ,
आपका हज पे जाते समय जो गुजरात का एक पाटन है वहाँ पे ये पहुँचे थे, तो एक थे मुबारकबाद देने आगे, एक व्यक्ति थे अफगान अफगान थे, मुबारकबाद देने आगे किनको, क्योंकि आप हज पे जा रहे हो तो गुजरात के साइड में, तो वहाँ पे मुबारकबाद देने के चक्कर में उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, उनका कत्ल कर दिया गया बैरम खां का। किसके द्वारा? मुबारक खां उनका नाम था, जो ये अफगान थे। तो इससे क्या हुआ कि उनकी हत्या हो गई, और ये कब हुआ? 1560 में, क्योंकि 4 साल इनका वो चला, इसके बाद 1560 में इनकी हत्या हो गई। और वहाँ से ये जब इनकी खबर अकबर को पहुँची कि इनकी हत्या हो गई, तब अब इनकी जो इनकी इनकी बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा खान, और रहीम खान इनके पुत्र थे, इनका जो संरक्षण था, क्योंकि ये अब इनके जो बैरम खां थे ये नहीं रहे, इनका मृत्यु हो चुका, तो ये कहाँ घूमेंगे, इनका संरक्षण प्रदान किया गया, अकबर के राज्य में रखा गया इनको। और जो आपका अब्दुल रहीम खान, ये अब्दुल रहीम है, इनको अपने राज्य में रखा गया, नवरत्नों में भी शामिल किया गया आपका। और आपने देखा होगा खान खाने का उपाधि भी दिया गया अकबर द्वारा। तो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई कि इनसे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ऐसा शासन चलता रहा, तो यहाँ से देखेंगे कि 1556 से 1560 तक तो आपका, अगर नेतृत्व की बात करें तो अकबर का पूरा शासन ना रहकर आपका किनका रहा? बैरम खां का। तो यहाँ से पूरा रूप से जो शासन करने में असमर्थ रहे अकबर यहाँ से, क्योंकि बाल्यावस्था थी। इसके बाद जब बालिग हुए तो यहाँ पे, क्योंकि साम्राज्य का लालच, महामंगा जो इनकी दाई थी या फिर दाई माँ बोल सकते हैं, इन और इनके परिवार के आदम खां और ये उनकी बेटी जीजी माँ और उनके जो और थे रिश्तेदार सगे संबंधी, इनको लगा कि हमें भी शासन करना चाहिए। तो एक शासन आया, पर्दा शासन या बोल सकते हैं पेटिस कोर्ट शासन या गवर्नेंस बोल सकते हैं इसको, गवर्नेंस अप्लाई किया गया 1560 से। और यहाँ से इनका अस्तित्व जो है, अकबर को लगा कि यहाँ से मेरा शासन नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनकी जो साम्राज्य में स्थिति थी, पहुँच थी, जो मतलब आदेश थे, फैसले थे, वो उनको लगा अकबर को कि हमारे से नहीं हो रहे हैं। तो 1560 और 64 का एक दौर आया जहाँ पे महिलाओं का शासन रहा, जिसे पर्दा शासन, पेटिकोट शासन बोलते हैं। तो इनकी जो हेड थी महामंगा थी, इनमें बेसिकली महिलाओं की होती है, महिलाओं की भागीदारी होती है, इन्हीं की देखरेख में सारा कुछ शासन का स्टार्टिंग था। तो यहाँ से और बाकी ऐसे थे। तो अकबर की दाई थी और हरमदल इसको बोलते थे। तो यहाँ पे 62 में, क्योंकि इसके बाद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर ने रणनीतियाँ बनाई, जिसके बाद मालवा पे पहला अधिकार करने के लिए 1561-62 में जब मालवा पे अधिकार करने के लिए आदम खां को भेजा गया, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, आदम खां के शासन कौन थे? बाज बहादुर, क्योंकि वहाँ से उनको हराया और हरा करके वहाँ जो संपत्तियाँ काफ़ी थी उनको लूट करके वो राजस्वी खजाने में ना जमा करके अपने पास रख लिए। ये इससे क्या हुआ, अकबर काफ़ी नाराज हुए कि सर ये तो हमारे राज्य के राजकोष में ना जमा करके अपने पास रख रहे हैं, ये तो मतलब जनता के प्रति, समाज के प्रति ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो अकबर ने यहाँ पे दखलंदाजी शुरू की कि ये गलत हो रहा है। तब वहाँ पे क्या किया कि आदम खां और इन सारे लोगों ने सोचा कि इनको रास्ते से हटा दे अकबर को। तब इससे पहले की प्लानिंग को पूरा समझ पाते अकबर, और अकबर ने क्या किया कि आदम खां को मतलब उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद धीरे धीरे हत्या करवा दी। तो महामंगा जो उनकी दाई माँ थी और आदम खां की माँ थी, तो ये सदमे में आके उनकी भी मौत हो गई। और इसके बाद ये जो शासन है ये टूटता चला गया, पर्दा शासन, पेटिकोट शासन, और 62 आते आते इसका अंत हो गया। और 64 में एकदम अकबर जो थे अपना फ्री का निर्णय लेने लगे और स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ से अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद अकबर ने अपने स्वेच्छा से निर्णय लेने लगे सारे कुछ, जैसे आपका दास प्रथा का अंत कर दिया, सारा कुछ अंत कर दिया। तो यहाँ पे अगर मालवा की बात करेंगे तो मालवा जो था इसको तो आपके आदम खां ने मतलब वहाँ पे जीता था बाज बहादुर को हरा के। और इसके बाद चुनार क्षेत्र है, इस पे भी जीता था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है मालवा क्षेत्र, चुनार क्षेत्र, सारा कुछ अच्छे से। तो यहाँ पे देखते हैं मालवा क्षेत्र को।
मालवा क्षेत्र को अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश में अगर देखते हैं तो मालवा बाज बहादुर, क्योंकि यहाँ के शासक थे, 1561 में ये हुआ था। आदम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल के जो शासक थे और जो शासक वहाँ था बाज बहादुर, इनमें युद्ध हुआ और यहाँ के सत्ता में काबिज हुई। और इसके बाद चुनार अफगानों का शासन था, अफगान आप जानते हैं। तो वहाँ पे 1562 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मुगल शासक थे, इनके नेतृत्व में वहाँ पे जो अभियान चलाया गया और उसको जीता गया। फिर गोंडवाना, वीर नारायण एवं दुर्गावती, आप जानते हैं गोंडवाना कहाँ है? यूपी के क्षेत्र में। अभी यूपी के क्षेत्र में गोंडवाना है क्योंकि वहाँ का जो वारिस था, मतलब जो राज्य शाही परिवार का वारिस था, वो मात्र 3 से 5 साल का था। तो वहाँ पे उसकी सत्ता को जो स्थापित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए रानी दुर्गावती ने अपना मतलब वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया और अपने आप को मतलब वहाँ पे संरक्षण देकर उनको साम्राज्य को स्थापित किया। लेकिन यहाँ पे ये देखा वहाँ कि आप गोंडवाना क्षेत्र में भी आक्रमण कीजिए, इससे अकबर प्रेरित होकर गोंडवाना पे आक्रमण किया। इस यहाँ पे क्या हुआ कि जब आक्रमण किया, क्योंकि मुगल सेना थी काफ़ी मजबूत थी, वहाँ पे जमकर युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती जो है युद्ध में हार गई। तो उन्होंने ऐसा क्या कोटेशन है, उल्लेख मिलता है कि उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि हम बंदी बन जाएं या फिर उनके हाथ आएँ, तो इससे पहले उन्होंने अपने आप की हत्या कर ली या फिर खुद अपनी आत्महत्या कर ली। वहाँ से उनके हाथ में नहीं आया और शहीद हो गया। और उनका कोटेशन चलता है काफ़ी, मतलब जो रानी दुर्गावती थी, इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि वो शहीद हो गई, अपना नाम शहीदों में गिनाना चाहती थी। इसके बाद आमेर की बात करते हैं। आमेर की बात करते हैं तो ये जो आपका बेल्ट है, ये जो राजपूताना को लेकर चलने की नीति थी। अगर अकबर की ये साम्राज्य जो 50 सालों की साम्राज्य स्थापित किया, 50 साल तक मुगल शासन में सत्ता स्थापित की थी, इसका जो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अकबर ने सारे लोग को लेकर चलने की, राजपूतों को मिलाया सारा। अगर हिंदुस्तान को अगर पूरे में शासन करना है तो राजपूतों को के बिना नहीं हो सकता, ये अकबर ने सोचा। तो राजपूतों को मिलाया, कैसे मिलाया? वहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित करके। अब वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित किए? जो आमेर का भारमल वहाँ का शासक था, वहाँ पे जब आक्रमण किया तो उनकी पुत्री के साथ, उनका संधि के दौरान उनकी पुत्री के साथ 1562 में विवाह हुआ। आपने जाना होगा, जोधा बेगम उनकी नाम था। और ये तो आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा सारा, वहाँ से जोधा बेगम उनका नाम था। वहाँ से जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, वहाँ से धीरे धीरे करके राजपूत जो लोग थे यहाँ पे इनके साथ होते चले गए, मिलते चले गए। और इनकी जो साम्राज्य की संख्या है, जो राज्यों की संख्या है या फिर आपके महाजनपद है, इनके हाथ में आने लगे। यहाँ से भारमल और इनके जो भारमल की अगर बात कर लेते हैं तो इनके पुत्र और इनके जो चचेरे भाई थे, तो भतीजे थे, उनका जो जब यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तो अकबर के दरबार में उन्होंने स्वेच्छा से अपना स्थान प्राप्त किया और अकबर के दरबार में उन्होंने स्थान पाया मानसिंह, जो बाद में आप मानसिंह देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो सैनिकों के प्रति नेतृत्व किया और काफ़ी युद्ध को जीता। और इसके बाद मेवाड़ देख लेते हैं। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप, ये पहले राणा प्रताप थे, इसके बाद राणा प्रताप, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ राणा प्रताप के द्वारा तो फिर और अकबर के बीच में। और इनका नेतृत्व अगर देख लेते हैं, स्वयं यहाँ पे अकबर ने स्वयं किया था और मानसिंह और आसफ अली के नेतृत्व में किया था। मानसिंह और आसफ अली के नेतृत्व में, मानसिंह आपको बताया कि जो आपका आमेर के भारमल के पुत्र थे, वहाँ से इनका हुआ। तो ये 1568 में हुआ और 1576 में हुआ। 1576 में जो ये जो बैटल हुआ, ये युद्ध हुआ जो 1576 वाला, ये याद रखना। 1576 में युद्ध हुआ एक जो है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ये युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या हुआ कि महाराणा प्रताप को इन्होंने हराया, अकबर और मानसिंह और आसफ अली, इन तीनों ने मिलकर अकबर को यहाँ हराया। और इसके बाद से महाराणा प्रताप को, इसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे शासन जो स्थापित किया। इसके बाद से उनके जो भाई थे या फिर उनके बाद जो उनके लड़के थे, उन्होंने शासन स्थापित किया। इसके बाद बात कर लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में आप देखेंगे, गुजरात अभियान था। इसके बाद काबुल, सारा कुछ मतलब सारे क्षेत्र को जो यहाँ कन्याकुमारी से लेकर आपका जम्मू कश्मीर तक है, सारे क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ से देख लेते हैं
चुनार क्षेत्र आपका हो गया, आपका मालवा क्षेत्र हो गया, गोंडवाना क्षेत्र हो गया, आपका राजपूताना, राजपूत, आमेर, मेवाड़, ये सारा हो गया। इसके बाद गुजरात अभियान पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे खान लोगों का जो शासन था, यहाँ पे युद्ध हुआ और युद्ध में वो पराजित हुए। और यहाँ पे इनके विजय में, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से विद्रोह उत्पन्न हुआ और फिर से यहाँ पे अकबर जो है वहाँ पे जाके फिर से युद्ध किया और यहाँ पे देखे। और इसके बाद अगर पहले पुर्तगालियों से यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद विदेशियों का और व्यापारियों का आगमन भारत में होता है और वहाँ से पहली बार जो है इन्होंने समुद्र के दर्शन किए, पहली बार समुद्र का दर्शन किया था अकबर ने, यहाँ से गुजरात साइड में जब वो गए थे, और इससे पहले कभी नहीं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है। और गुजरात में पहली बार पुर्तगालियों से भी मिले थे। और इसके बाद बिहार में उनका शासन रहा, बिहार बंगाल को भी जीता। और इसके बाद दक्षिण भारत को धीरे धीरे लास्ट में उनके लास्ट अभियान में रहा। और भी आप, क्योंकि दक्षिण भारत देख लेते हैं, लास्ट अभियान जो आपका 1601 में था, आपका सीरगढ़ का किला उन्होंने जीता था, क्योंकि वहाँ से क्या था, काफ़ी सारा धन वहाँ की, ऐसे बात करते हैं कि जो मतलब किले के चाबियाँ होती हैं वो भी सोने की होती थी। तो यहाँ पे उनको भी जीता और काफ़ी सारा, ये लास्ट अभियान था। इसके बाद यहाँ पे अकबर के दरबार में इनके पुत्रों को लेकर, मतलब सत्ता को लेकर, मतलब काफ़ी अनबन होने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये काफ़ी बीमार चलने लगे और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में देख लेते हैं, 1605 में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ से सारा कुछ हो गया ना, गुरु की बात हो गई, लतीफ़, अकबरनामा, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में आगे भी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चनों का सिलसिला देख लेते हैं आगे क्या है। और इन्होंने दास प्रथा का अंत भी किया था। दास प्रथा जो थी, दास प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं। दास प्रथा है क्या, दास प्रथा कैसे होते हैं, दास प्रथा के बारे में जान लेते हैं। दास प्रथा के बारे में अगर जानेंगे तो पहली बार अकबर ने किया था, इसके बाद अंग्रेजों ने किया था दास प्रथा का अंत पूरी तरीके से। तो दास प्रथा का अंत, दास प्रथा है क्या, जैसे मान लो युद्ध हुआ, दो मतलब राज्यों में या फिर दो साम्राज्यों में अगर युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो बंदी बनाए गए इनको दासों के रूप में रखा जाता था और उनसे क्या, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो यहाँ से ये जो है ये प्रक्रिया जो है बंद की गई। दास प्रथा का अंत किया 1562 में और ये धीरे धीरे पूरी तरीके से लागू किया। और इसके बाद अकबर ने हरमदल से मुक्ति की 1562 में। हरमदल से मुक्ति आपने देखा, महामंगा का जो ये हरमदल था, ये पर्दा शासन था, पेटीकोट शासन था, गवर्नेंस थी, इसको खत्म किया अकबर ने। और इसके बाद देख लेते हैं तीर्थकर का समाप्त किया। जो तीर्थकर की अगर बात करते हैं, तीर्थकर क्या होता था, जैसे आपने हज पे गए या फिर कहीं भी बनारस, काशी, कहीं पे भी गए तो हज मतलब ये सब करने के लिए तीर्थ कर लगता था। टैक्सेस आज के मतलब वर्तमान समय में टैक्सेस भरने पड़ते थे, तो इन टैक्स को मुक्त किया। कब किया भाई? 1563 में। इसके बाद जजिया कर आपने जाना होगा, मोहम्मद कासिम ने स्टार्ट किया था पहली बार 712 में। आपका जो शासन था मोहम्मद कासिम का था, वहां से स्टार्ट किया जजिया कर। इसके बाद जो है अकबर का जब टाइम आया तो इन्होंने क्या किया, जजिया कर को बंद कर दिया। जजिया कर को बंद कर दिया 1564 ईस्वी में। इसके बाद आपका एक शासन आता है मुगल काल में, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वहाँ पे है स्थापना की और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण की। ये भी काम किया 1571 में, इसको याद रखिएगा। और इबादत खाने की स्थापना की। और इबादत खाना क्या है, इबादत खाना क्या है, यहाँ पे धर्म गुरुओं, पहले तो इजाज़त थी धर्म गुरुओं को वहाँ पे चर्चाएं करने की, धर्म के बारे में बात करने की। बाद में इन्होंने, अकबर ने क्या किया, सारे धर्मों को यहाँ पे आने की अनुमति दे दी। और इसके बाद बात करते हैं मजहर की घोषणा की है 1579 में। दीन इलाही की स्थापना की, दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की। संवत आप जानते हैं, जैसे विक्रमी संवत हो गया, ईसा संवत हो गया, ये सब जो होता है, ये इलाही संवत की स्थापना अगर बात करेगा तो यहाँ पे किसने की, अकबर ने की। अगर इसे राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 में। तो यहाँ से सारा कुछ अगर हो गया, अगर कुछ छूटा इनके बारे में और आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इनके बारे में और सारा कुछ जानेंगे। और अगर इनके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन सारा कुछ देख लेंगे।
आगे जैसे आगे के चैप्टर में बात करेंगे नवरत्नों के, इनके जो राज्य में नवरत्न थे, उनके जो आपके शासन में नवरत्न थे, नवरत्नों के बारे में पूरा जानेंगे। इनकी शासन व्यवस्था को जानेंगे, शासन व्यवस्था कैसी थी और इनकी जो शासन व्यवस्था में इनकी जो अहमियत थी, जो कितना अपने साम्राज्य को आगे ले गए या फिर किस तरह का हुआ, सारा कुछ जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जो आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हो। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।